बेटा ये 21 अप्रैल को केमिस्ट्री का टेस्ट लिया था, मतलब नीट का टेस्ट लिया था, उसमें केमिस्ट्री के डाउट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो हमें मालूम है बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, डबल से ट्रिपल की तरफ जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती है। तो ऑक्सीजन में ओ डबल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ओजोन में एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। और परऑक्साइड आयन में O- के बीच में खाली सिंगल बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो चूंकि O2 में डबल बॉन्ड है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, फिर ओजोन होगा और परऑक्साइड आयन हमारा सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस Ab2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 2Ab2। मैं इक्वेशन यहाँ लिख लूँ, मेरे पास है 2Ab2 gives 2Ab प्लस B2। तो बेटा बड़े स्टैंडर्ड से सवाल हैं। इनको कैसे करते हैं कि शुरुआत में मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स कुछ n थे, ठीक है, तो ये दोनों 0 0 थे। अब अगर ये n 1 - x रहेगा, ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इसके 2 मोल पे इसके 2 मोल बनते हैं, इसलिए ये nx हो जाएंगे और ये nx/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, मोल थे ना, यहाँ से मोल फ्रैक्शन अगर लिख लें तो ये मोल अपॉन सम ऑफ ऑल मोल हो जाएगा, तो n n कट जाएंगे, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 1 - x अपॉन 1 - x प्लस x/2 अपॉन 1 + x/2, इसका x अपॉन 1 + x/2 और इसका x/2 अपॉन 1 + x/2। ये रिलेशन आ जाएगा। ये आ गए मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर जो हो जाएंगे, इन्हीं को टोटल प्रेशर P से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पार्शियल प्रेशर हो जाएंगे। अब चूंकि उन्होंने कह दिया कि 1 - x को, मतलब क्योंकि x इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो मैं 1 - x को या x/2 जो भी चीजें 1 के साथ प्लस और माइनस हो रही हैं उनको हटा सकता हूँ। तो इसका पार्शियल प्रेशर हो गया ऑलमोस्ट P, इसका हो गया Px और इसका हो गया Px/2। अब मैं इसको Kp से इक्वेट करूं तो Kp की वैल्यू हो जाएगी P² x², ये 2ab की वजह से, इंटू Px/2 ये B2 की वजह से, अपॉन P² ये 2ab2 की वजह से। ठीक है ना, तो ये P² से कट गया, तो बेसिकली यहां से रिलेशन आ गया x³ इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2kp/p, तो यहां से 2kp/p का क्यूब रूट, ये x की वैल्यू आ गई, ये करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखेंगे, फिर टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर लिख लेंगे और वहां से केपी का रिलेशन लिख लेंगे। हो जाएगा AB का प्रेशर का स्क्वायर इंटू B2 के प्रेशर अपॉन AB2 के प्रेशर का स्क्वायर, और वहां से मेरा रिलेशन निकल करके आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन फ्रॉम सिंथेसिस गैस। तो पता नहीं, जिन लोगों को पता ना हो उनको बता दूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है सिंथेसिस गैस में। ठीक है, कई बार H2 होती है, कई बार 2H2 होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सिंथेसिस गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इसको हम थोड़े और स्टीम से रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड और एक मोल और H2 बना लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने सिंथेसिस गैस बनाई होगी उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कुछ हाइड्रोजन होगा और प्लस स्टीम के साथ रिएक्ट करके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक मोल हाइड्रोजन और बना लेगी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ली चैटलिस प्रिंसिपल के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल तो दोनों तरफ दो दो है, तो प्रेशर से इक्विलिब्रियम किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रेशर का कोई मतलब नहीं है। ऑब्वियसली CO2 प्रोडक्ट साइड में है तो इसको बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, और CO रिएक्टेंट साइड में तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, एडिंग CO। तो जिन लोगों को सवाल नहीं आया होगा उनको संभवतः यही नहीं पता होगा कि सिंथेसिस गैस से हम लोग डाई हाइड्रोजन बनाते कहते हैं, इसलिए वो ये नहीं कर पाए होंगे। अदरवाइज में इक्विलिब्रियम की नजर से देखें तो उसमें कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, हार्डेस्ट कंपाउंड ऑफ बोरॉन इज, इसमें मिस्टेक हो गई है, ये बोरॉन नाइट्राइड होगा, बोरॉन कार्बाइड नहीं।
क्वेश्चन नंबर 65 कह रहे हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स मेनली। तो ये किताब में एक बात दे रखी है कि जो ये ब्रोमीन का जब एल्केन के साथ रिएक्शन होता है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, मान लो RH प्लस Br2, तो ये लाइट की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड और HBr देती है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है वो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी है, ठीक है। और ब्रोमीन में तो किसी वजह से खास करके ये अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब मेरे पास 2 मिथाइल ब्यूटेन है तो 1 2 3 4 ब्यूटेन पे यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, तो यही वाला जो हाइड्रोजन है इसको ब्रोमीन डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, बहुत आसान सवाल था, पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं किया। कह रहा था ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन द बेंजीन टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो बेंजीन में क्या होता है, जो कार्बन होता है वो खुद तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। और उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या करता है, वो बगल वाले 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन पाई बॉन्ड तो p ऑर्बिटल ही बनाएगा ना, तो यहाँ पर एक जो p ऑर्बिटल बचा हुआ है, यहाँ पे जो एक p ऑर्बिटल बना हुआ बचा हुआ है, यही आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो p और p और के बीच में बनेगा, जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो sp2 और sp2 के बीच में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड वाला, ये बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। पाई बॉन्ड के लिए तो साइड वाइज ओवरलैप चाहिए ना। अच्छा, फिर ये 68 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड सा सवाल है कि जो PAN है ये फोटोकेमिकल स्मॉग में पाया जाता है, ठीक है। तो वहीं पर ये सबसे ज्यादा पाया जाएगा। एक तरह का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो चीजें होती हैं जो खुद पॉल्यूटेंट नहीं है। दुनिया में कोई आदमी PAN एमिट नहीं करता, ऐसा नहीं कि गाड़ी चलाई तो उसमें से PAN निकला, या क्या कहते हैं कोई फैक्ट्री में मैंने फ्यूल जलाया तो उससे PAN निकला। जो हम लोग गाड़ी चलाने से फ्यूल में जो एग्जॉस्ट गैसेस निकाल रहे हैं उसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड वगैरह होते हैं, वो लाइट से, सनलाइट से रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पैदा करते हैं, उनमें से एक PAN होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में सबसे ज्यादा होता है। 69 कह रहे हैं यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड हैज 4 फॉर्मूला यूनिट, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 0.56 नैनोमीटर, व्हाट इज द डेंसिटी। तो भाई तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है। आइडिया क्या है कि ए क्यूब वॉल्यूम में, क्या ऐसे क्यूब लिख रहा हूं मैं, ए क्यूब वॉल्यूम में जेड एटम्स होते हैं। जेड हम लोग वर्ड यूज करते हैं, जो कि FCC, सोडियम क्लोराइड FCC है, इसलिए जेड की वैल्यू 4 होती है। कहीं बॉडी सेंटर्ड में 2 हो जाती है, सिंपल क्यूबिक में 1 हो जाती है। ए क्यूब वॉल्यूम में जेड एटम होते हैं जिनका मास जेड इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है। तो यहां से डेंसिटी की वैल्यू जो आ जाती है वो इतना मास इंटू ए क्यूब हो जाता है। बस में एक ही चीज ध्यान देने वाली होती है कि हम लोग यूनिट से कंसिस्टेंट रहें। तो सोडियम क्लोराइड के लिए जेड की वैल्यू 4 है, ये बात हमने दे ही दी है। और मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का 23 सोडियम का, और क्लोरीन का 35.5, तो 58.5 होता है। ये ग्राम पर मोल है, इसलिए इसको 6.023 इंटू 10⁻23 से जब डिवाइड कर लिया तो ये ग्राम में आ गया। ये एक सोडियम क्लोराइड यूनिट का मास हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 सोडियम क्लोराइड यूनिट के मास हो गए। अब ये जो मास है ए क्यूब वॉल्यूम में, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 5.64 नैनोमीटर है। क्योंकि डेंसिटी मेरी सीसी में है, इसलिए मैं, न्यूमरेटर तो मेरा ग्राम में आ गया, मैं डिनोमिनेटर जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में चाहूंगा। जो 0.564 है, ये 0.564 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर होता है, लेकिन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज वो 10⁻2 का फैक्टर लग जाएगा 100 सेंटीमीटर वाला। तो यानी कि डिनोमिनेटर में 0.564 इंटू 10⁻, क्या कर रहा हूँ बेटा, हाँ सही तो कर रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻7 का क्यूब कर दूंगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब में नीचे वॉल्यूम आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, ये 2.165 आ जाता है। इसके बारे में मैं अब खुद कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहे हैं द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू इतना, जो कि 966 किलो जूल पर मोल। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3
तो डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई से जो रिलेशन आता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे 966 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एफ की वैल्यू 96500 ही होती है करीब करीब, और इंटू ई नॉट। अब मैं यहाँ पर एन की वैल्यू देखूं तो इस रिएक्शन में 4/3 एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। 4/3 एल्यूमिनियम का मतलब ये हो गया कि हर एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज है, तो बेसिकली लोग टोटल 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस कर रहे हैं। और ऑक्सीजन भी ऑक्साइड से O2 जा रहा है, तो हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो O2 में 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो यहाँ पे जो n मैंने लिखा है, n की जगह पर 4 कर देंगे, तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू, इसको ये डिवाइड कर दूंगा तो करीब करीब 10 बचेगा यहाँ। तो 10/4 यानी कि ई नॉट की वैल्यू -2.5 वोल्ट है। इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल -2.5 वोल्ट है, इसका मतलब रिएक्शन फीजिबल नहीं है। इसको कराने के लिए मुझे एक्सटर्नली कहीं से 2.5 वोल्ट की पोटेंशियल देनी पड़ेगी, तो इसका ए वाला आंसर होगा। 74 कह रहे हैं, फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स टू बी द इनिशियल प्रेशर इज पी नॉट एंड प्रेशर एट टाइम टी इज पी टी। अरे बाप रे बाप, तो ये रिएक्शन ऐसे लिख लेते हैं, काइनेटिक्स का फिर स्टैंडर्ड सवाल है। ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 भी बन रहा है। तो मान लो शुरू में ये पी नॉट था, ये 0 था, अब ये पी नॉट माइनस एक्स हो गया, तो ये 2x हो जाएगा। यहां से पी टी की वैल्यू पी नॉट प्लस एक्स हो जाएगी, यहां से x की वैल्यू पी टी माइनस पी नॉट हो जाती थी, इसलिए पी नॉट माइनस एक्स की वैल्यू पी टी माइनस, अरे पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट हो जाएगी। तो ये टी है, ये सब्ट्रैक्ट होकर के ये 2p0 माइनस पी टी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है। अब जो रिलेशन है वो है के टी इज इक्वल टू एल एन पी नॉट, जो कि ए का इनिशियल कंसेंट्रेशन था, अपॉन जो ए का फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाएगा, अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। तो वहां पे 2p0 माइनस पी टी आ जाएगा। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल में ध्यान रखना कि अगर स्टोइशियोमेट्री चेंज हो गई, मान लो 2 भी की जगह कहीं पे 3 भी लग गया, तो यहाँ पे 2x नहीं 3x बन जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू दिस माइनस दिस बाई 2 हो जाएगी। ऐसी चीजें फिर अरेंज करनी पड़ती है, तो हर सवाल के लिए अलग तरीके से करना पड़ता है। ध्यान रखना ये नहीं कि ये रिजल्ट याद कर लिया और हर तरह के रिएक्शन में यही लगा लिया। एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है उसमें N2O4 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2 टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे A जो है वो 2 मोल B दे रहा है, यहाँ पे 1 मोल से 2.5 मोल बन जाता है, तो वहां का रिएक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो H3PO3 स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO3, ये बात गलत है। सल्फर जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। इन एक्वस मीडियम HF इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl, ऐसा कभी भी नहीं है। HCl का क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इसलिए वो वीक होता है, तो HF वीकेस्ट है, HCl उससे ज्यादा है, फिर HBr फिर HI है। HClO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो HClO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ही। और HNO3 की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की ज्यादा है, इसलिए वो HNO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। 79 कह रहे हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि हाइपोक्लोरस एसिड होता है HClO। ठीक है, तो जब HClO डिस्प्रपोर्शनेट करता है तो वो HCl और HClO3 में जाता है। ठीक है, तो अब वैसे भी इसको आसानी से बता सकते थे कि HCl जो है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन होने में 1+1 से ज्यादा जाएगी, 1+1 से कम जाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन तो वैसे ही हट गए, और इसमें दोनों ही +1 से बड़े हैं, तो ये भी हट गया। तो ये फोर्थ वाला ही आंसर हो सकता था। तो एक्चुअली मुझे एनसीईआरटी याद करने की जरूरत नहीं थी, हम लॉजिक से भी ये वाला सवाल कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो बेटा ये तो क्लोरीन जो है वो, क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो कोबाल्ट आयरन और निकल सबके साथ ही टेट्राहेड्रल लिगेंड बना लेगी।
प्लेटिनम के साथ ये स्क्वायर प्लेनर बनाती है, पर ये बात क्या कहते हैं अब एनसीईआरटी से हटा दी गई है। पहले था एक्चुअली जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो डेल्टा नॉट वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं निकल से नीचे पैलेडियम से नीचे प्लेटिनम की तरफ जाऊंगा तो डेल्टा नॉट बढ़ जाती है, पर अब ये चीज क्या कहते हैं एनसीईआरटी से हटा दी गई है। तो ढंग से ये सवाल होना नहीं चाहिए था, पर चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ गया तो हम लोगों ने सीख लिया कि प्लेटिनम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री का होता है। फिर कह रहे हैं इफ n रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड है। सरल सी बात है, जितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब अगर 2 हैं तो 2 स्क्वायर, 3 है तो 2 क्यूब, तो 2 की पावर n हो जाएगा। ठीक है। ये है द एंजाइम्स विच आर यूज टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ये पहले डायास्टेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, फिर माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के जाइमेज की वजह से इथाइल अल्कोहल बनाता है। आई थिंक ऑक्सीडाइज नहीं होता है, खाली वो डिस्प्रपोर्शनेट होता है, एक तरफ CO2 बन जाती है दूसरी तरफ इथाइल अल्कोहल बन जाता है। तो मैंने जो ऑक्सीडाइज शब्द था वो गलत लिखा है। ठीक है, तो डायस्टेज स्टार्च टू माल्टोज, माल्टेज माल्टोज टू ग्लूकोज, और जाइमेज ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल प्लस ये वाला रिएक्शन होता है। ये जाइमेज का जो काम है वो है C6H12O6 gives 2C2H5OH। तो ये देखो यहाँ पे 4 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ना, और बाकी बचे हुए 2 कार्बन जो है वो 2 CO2 बना दे रहे हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन है, ऑक्सीडेशन नहीं है। तो जाइमेज क्या कहते हैं इथाइल अल्कोहल बनाने का काम में आता है। 87th है पैरा ब्रोमो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। तो ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी में दे रखा है कि ब्रोमिनेशन में हम लोग नॉर्मल ब्रोमिनेशन कराएंगे तो एनिलीन इतना एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि वो एक ब्रोमिनेशन नहीं करने देगा, वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना लेगा। यानी कि मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों को ही ब्रोमिनेशन करा देगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एनिलीन को CH3COCl से रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, एनिलीन जो होता है वो CH3COCl से रिएक्ट करके NHCOCH3 बना देता है। अब ये जो CO है, ये चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए नाइट्रोजन का लोन तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से रिंग उतनी एक्टिवेटेड नहीं रह जाती जितनी होनी चाहिए थी, और इस वजह से अब खाली पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट बन करके रह जाता है। और फिर हम उसको क्या कहते हैं NaOH से ट्रीट करेंगे तो ये वापस से एनिलीन बन जाएगा, मतलब ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, और जो CH3CO ग्रुप था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है हमारा। ये लास्ट सवाल आ गया, ये भाई मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस भी बच्चे ने सवाल पूछा उसने जरा सा भी प्रयास नहीं किया कि किताब में से ढूंढ ले। तो क्या कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन विच कार्बन एटम ऑफ द शुगर डिफरेंशिएट RNA एंड DNA। तो भाई ये तो जहां RNA DNA का बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर दे रखा है वहां उठा करके देखोगे मिल जाएगा। तो बेसिकली C2 वाला जो कार्बन होता है उसी पे DNA में जो कार्बन होता है C2 वाला कार्बन, उस पे दोनों ही CH लग जाते हैं, इसलिए वो DNA हो जाता है, डीऑक्सी हो जाता है, और RNA में वो CHOH होते हैं तो वो RNA रह जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड कार्बन है। बट एक बिल्कुल थ्योरेटिकल सा सवाल था, खुद से चाहिए कि किताब में ढूंढ करके ऐसे सवाल कर लो, इसको टीचर से पूछने से कोई फायदा नहीं है। इसके साथ हमारे डाउट हो गए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।